हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है कृषि रसायन के लेक्चर नंबर 2 में। जो हम चौथा चैप्टर हम स्टार्ट कर चुके हैं, चौथे चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर कंप्लीट कर लिया। आज बात करेंगे सेकंड लेक्चर की, ठीक है ना भाई। आपसे आज की क्लास से 2 नंबर का क्वेश्चन जहां तक मुझे लगता है बन सकता है। अगर एग्जाम में पूछा जाएगा तो आपसे पूछ लेगा कि धनायन विनिमय की क्रियाविधि को बताइए, ठीक है। पूछेगा तो आपसे 2 नंबर में पूछेगा, ठीक है। या आपको पूछ सकता है छोटे नंबर में कि धनायन विनिमय की जो क्रियाविधि है वो क्या, उसका अन्य नाम क्या है या किस सिद्धांत से हम इसको पढ़ते हैं। तो इस तरीके से पूछेगा तो आपको 1 नंबर से भी पूछ सकता है। तो इंपॉर्टेंट है भाई, समझने वाली चीज है, समझेंगे। अभी तक हमने क्या पढ़ा कि धनायन के कारण जो प्रतिस्थापन होता है उसे हम क्या कहते हैं, धनायन का विनिमय कहते हैं। तो ये धनायन का विनिमय किस तरीके से होता है, कौन सी क्रियाविधि है जो आपको धनायन का विनिमय संपन्न करवाती है, इन सारी बातों की डिस्कशन हम आज की क्लास में करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक को अपना, ठीक है। धनायन विनिमय की क्रियाविधि देखना भाई, पहले तो आप इस डायग्राम को देखो बढ़िया से, ठीक है। इस डायग्राम को देखो। तो डायग्राम में आपको पहले मैं समझा देता हूं, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं भाई हम। चलो फोटो को इधर ले लेते हैं भाई, सब कुछ हमारे हाथ में, ठीक है। देखना भाई, इस डायग्राम को देखो पहले तो बढ़िया से, ठीक है। एक चीज मैं आपको और बताता हूं, ये जो अंदर है ये आपका क्या है, क्ले का कण। कौन सा कण है भाई, क्ले का कण है। और इस तरीके से जो गोल संरचना बनी है उसको मैंने आपको पहले भी बताया था, क्या कहते हैं, मिसेल कहते हैं, ठीक है ना भाई। अब अंदर देखो, इसने इंग्लिश में लिख रखा है इनर लेयर, यानी ये आंतरिक सतह है। हिंदी में आप लिखना चाहोगे तो क्या लिखोगे, आंतरिक सतह लिखोगे। और ऊपर मैं आपको दिखा दूं, एक सेकेंड भाई, ऊपर दिखा देता हूं मैं आपको। अरे ये भी दब रहा है, चलो बार बार इसका मतलब हम छेड़खानी नहीं कर सकते, एक ही बार कर लेते हैं, एक सेकेंड, ठीक है। देखना ऊपर क्या लिख रहा है, ऊपर लिख रहा है आपका डिफ्यूज्ड आउटर लेयर ऑफ एब्जॉर्ब्ड कैटायन, यानी जो आपके अधिशोषित कैटायन है, अधिशोषित जो आपके धनायन है उनकी परत यहां पर है, ठीक है। अब यहां पर देखो, आपको द्विपरत दिख रही है यहां पर भाई। नीचे तो आपको पता है कि क्ले का कण है, तो कौन सा उस पर आवेश होगा, ऋणावेश होगा। तो ये देखो नीचे सारी परतों पर कैसा आवेश है, ऋणावेश है। ये डैश डैश से दिखा रखा है ना, ये सब कुछ क्या है, ऋणावेश है। तो ऋणावेश के ऊपर अधिशोषित कौन होगा, धनायन अधिशोषित होगा। तो देखो धनायन ने अधिशोषण करके ये 2 परतें बना रखी हैं, ठीक है, जिसको हम द्विपरत बोलेंगे आगे जाके। और ये क्या लिया है आपने, जो अधिशोषित धनायन है उसको तो इस तरीके के प्लस से दर्शाया है, यहां आप देख सकते हो, ठीक है। और आपका जो अधिशोषित धनायन को तो इससे दिखा दिया, और जो आपका इलेक्ट्रोलाइट का धनायन है, इलेक्ट्रोलाइट का जो धनायन है उसको इस तरीके से दिखा दिया। यानी जो विद्युत अपघट्य है, विद्युत अपघट्य जैसे आपका जो आयनों में टूट जाए, जैसे NaCl हो गया, KCl हो गया, ठीक है, Na2SO4 हो गया, ठीक है, ये सारे कैस का काम करेंगे, विद्युत अपघट्य का काम करेंगे। सीधा सीधा समझ लो, जो आयनों में टूट जाए वो हमारा विद्युत अपघट्य होगा, ठीक है। तो विद्युत अपघट्य से जो धनायन मिलेगा उसको तो हमने इस तरीके से दिखाया है, और जो अधिशोषित धनायन होगा उसको हमने इस तरीके से दिखाया, ठीक है। ये चित्र में ये सारी टर्मिनोलॉजी आप समझ गए। अब मैं आपको कॉन्सेप्ट के ऊपर ले चलता हूं, ठीक है। देखना भाई, अब हम चलते हैं थ्योरी के ऊपर। देखना भाई, तो जो धनायन विनिमय की जो क्रियाविधि है वो कौन से सिद्धांत के अनुसार समझाई जाती है भाई, विद्युत गतिकीय सिद्धांत के आधार पर समझाई जाती है, ठीक है। देखना इस सिद्धांत के अनुसार क्या है, इस सिद्धांत के अनुसार अधिशोषित धनायन जो आयनिक द्विपरत की बाहरी परत बनाते हैं, ये रहा आपका अधिशोषित धनायन, ठीक है। ये रहे आपके सारे अधिशोषित धनायन जो आयनिक द्विपरत आपको पता चल गया। जैसे अंदर की लेयर है तो उस पर कौन सा आवेश है, माइनस, और ऊपर की लेयर पर कौन सा आवेश है, धनावेशित। तो ये द्विपरत बन गई भाई, 2 आयनों की परत बन गई, ठीक है। इसी को हम क्या बोल रहे हैं, द्विपरत। तो ये तो आयन कौन से, हमारे अवशोषित आयन, ठीक है। आगे की कहानी देखो, जो आयनिक द्विपरत की बाहरी परत बनाते हैं, आपको पता है धनायन कहाँ है, बाहरी परत पर, जो बाहरी परत आपकी बना रहे हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया कि इसको जल में निलंबित करने पर, यानी इसको जब जल में हमने विलयशील कराया तो जो आयन है वो दोलन अवस्था में होते हैं। दोलन अवस्था का मतलब आपको पता है, घड़ी का पेंडुलम होता है ना, टिक 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 टिक, इस तरीके से ये जो गति होती है वो क्या होती है, आपकी दोलन गति होती है, ठीक है। घड़ी का जो पेंडुलम आपका मोशन करता है उस तरीके की आपकी गति होती है। तो ये धनायन भी कौन सी गति प्रदर्शित करते हैं भाई, दोलन गति प्रदर्शित करते हैं, दोलन अवस्था प्रदर्शित करते हैं। तो ये इस तरीके से जब घूमते हैं ना, तो कुछ इनके धनायन कहाँ चले जाते हैं भाई, विद्युत अपघट्य के धनायनों की तरफ चले जाते हैं। यही बात आगे कहेगा, देखो। तो विसरित द्विपरत भी बनाते हैं। इन दोलनों के कारण, आगे लिख रखा है इसने, इन दोलनों के कारण कुछ धनायन क्ले मिसेल की सतह से हटकर दूर चले जाते हैं। जो कुछ धनायन हैं वो मिसेल की सतह से हट जाएंगे और कहां चले जाएंगे, दूर चले जाएंगे। किसके कारण, इस दोलन गति के कारण, ठीक है। आगे चलते हैं।
एक विद्युत अपघट्य के विलयन में उपस्थिति में मिलाए गए, यानी अगर आपने कोई विद्युत अपघट्य लिया और उसको विलयन के अंदर आपने उपस्थित कर दिया, यानी विलयन के अंदर आपने उसको घोल दिया, जैसे KCl हुआ, NaCl हुआ, कोई सा भी हुआ, ठीक है, तो क्या होगा कि विद्युत अपघट्य का धनायन, आगे देखो क्या लिख रखा है, विद्युत अपघट्य का धनायन आंतरिक ऋणात्मक परत, अंदर वाली नेगेटिव परत और दोलन करते हुए धनायनों की बाहरी परत के बीच में चला जाता है। यानी देखना, समझना भाई इस चीज को, ये आपका क्या रहा भाई, मिसेल रहा, ऋणायन है, और इसके ऊपर ये आपके कौन है, धनायन है, ये धनायनों की परत है, और ये धनायन क्या कर रहे हैं, दोलन कर रहे हैं। तो दोलन करते करते ये धनायन यहाँ से हटकर कहाँ चला गया, दूर चला गया, और यहाँ पर किसके धनायन है भाई, विद्युत अपघट्य के धनायन है। इस जगह किसके धनायन है, विद्युत अपघट्य के धनायन है, ठीक है। तो जब ये यहाँ से हटकर यहाँ चला गया तो इसकी जगह खाली हो गई, इसकी जगह जो खाली हुई थी वहाँ पर ये जो धनायन है ये आकर क्या हो गया, फिट हो गया, और इस तरीके से एक धनायन का हटना और दूसरे धनायन का अधिशोषित होना, यही क्या कहलाता है, धनायन का विनिमय कहलाता है, ठीक है। आगे यही चीज लिख रखी है, देख लो, पढ़ लो भाई, ठीक है। देखो अब यह विद्युत अपघट्य धनायन मिसेल के ऊपर अधिशोषित हो जाता है, और इस तरीके से जो विद्युत अपघट्य था ये आपका धनायन के ऊपर जाकर चिपक गया, तो धनायन के ऊपर इसका क्या हो गया, अधिशोषण हो गया। आगे देखो क्या बोला है, तथा मिसेल की सतह पर उपस्थित धनायन विलयन में विस्थापित आयन के रूप में चला जाता है, और मिसेल की सतह के ऊपर जो आयन था वो कहाँ चला जाता है, मृदा विलयन के अंदर चला जाता है, और इस प्रकार धनायनों का विनिमय संपन्न हो जाता है। एक बार चित्र में आपको और दिखा देता हूं, यही सारी बातें जो अभी अभी हमने डिस्कस की हैं। देखो भाई, देखना इसको, डायग्राम को थोड़ा ध्यान से, ठीक है। ये देखो वही कहानी, ये रहा मिसेल का कण, देखो इसके बीच में ये आ गए ना आपके विद्युत अपघट्य के धनायन, ये आ गया, ये देखो विद्युत अपघट्य का धनायन आ गया, और यहाँ से जो धनायन गया है वो देखो ये मृदा विलयन के अंदर ये रहे धनायन, ठीक है। जो धनायन मैंने आपको बताए थे, जो आपके मृदा, जो आपके क्ले के कणों के ऊपर अधिशोषित है, उनका तो हटना, और विद्युत अपघट्य के धनायनों का जमा होना, यही क्या कहलाता है, आपका धनायन विनिमय कहलाता है, जिसकी क्रियाविधि हमने पढ़ ली है भाई, ठीक है। आगे चलें, आगे बात समझ में, तो आपसे पूछ लेगा आपसे, ठीक है, कि धनायन विनिमय की क्रियाविधि दर्शाओ, या धनायन विनिमय की क्रियाविधि किस सिद्धांत से समझते हैं। तो एक बार और देख लो, धनायन विनिमय की जो क्रियाविधि है वो हम विद्युत गतिक सिद्धांत से समझते हैं। किससे समझते हैं, विद्युत गतिकी सिद्धांत, और इंग्लिश में पढ़ोगे तो क्या बोलोगे, इलेक्ट्रोकाइनेटिक थ्योरी, ठीक है, इलेक्ट्रोकाइनेटिक थ्योरी ऑफ आयन एक्सचेंज, ठीक है, इस नाम से आप इसको बोल सकते हो। आगे की कहानी देखना। अब ये जो पैरा आपके सामने आ रहा है भाई, लिख के ले लो, यहाँ से आपको एग्जाम के अंदर क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, 100% मिलेगा मेरी तरफ से। इस पर आप 3 स्टार, 5 स्टार, 7 स्टार, जिस तरीके के इसको रेटिंग देना चाहते हो आप आराम से दे सकते हो, ठीक है। इस पैराग्राफ से आपको क्वेश्चन मिलेगा, 100% मिलेगा, ठीक है। देखो पहला क्वेश्चन आपको बन भी चुका है भाई, ऊपर देख लो एग्जाम में, ठीक है। ऊपर दिखा रहा हूं आपको क्या पूछा है, धनायन के कोई 2 उदाहरण दीजिए, ठीक है। आपको जो धनायन विनिमय होने वाले हैं उसके 2 उदाहरण आपको पूछ रहा है, तो इस तरीके से भी पूछ सकता है। आपको पूछ सकता है कि ऋणायन विनिमय होने वाले किन्हीं 2 ऋणायनों का नाम दीजिए, इस तरीके से भी आपको क्वेश्चन 1 नंबर में पूछा जा सकता है। ये जो भी मैं आपको क्लिप दिखा रहा हूं ना, ये ओरिजिनल पेपर की है, ठीक है भाई। आप चाहो तो आप चेक कर लेना कहीं भी जाकर, ठीक है। ओरिजिनल पेपर की मैं आपको क्या दिखा रहा हूं भाई, ऊपर स्लाइड में आपको मैं चित्र दिखा रहा हूं, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ से आपको एग्जाम में क्वेश्चन बने हैं, और मैं कह रहा हूं आगे भी इसमें बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन बनने की संभावना है, तो पूरे पैराग्राफ को बड़े ध्यान से देखना, ठीक है भाई। देखो क्या बोला हमने, मृदा में अधिकांश पाए जाने वाले धनायन। तो पहला क्वेश्चन बन गया आपको कि मृदा में कौन कौन से धनायन पाए जाते हैं, किन्हीं 4 का नाम दीजिए। तो कौन सा हो गया, कैल्शियम 2+ हो गया, देखो 2+ लगा रखे हैं इसने, तो चाहे तो आप इस तरीके से 2+ लगा दो, या आप ऐसे भी लिख सकते हो कैल्शियम 2+, ठीक है, बात एक ही है। तो मृदा के अंदर कौन कौन से धनायन पाए जाते हैं, कैल्शियम 2+, और कौन सा हो गया, मैग्नीशियम 2+, और कौन सा हो गया, मैग्नीशियम 2+, और कौन सा लिख रखा है, H+, और Na+ को सोडियम प्लस आयन, ठीक है, सोडियम आयन, और क्या दे रखा है, अमोनियम आयन NH4+, क्या दे रखा है, अमोनियम आयन NH4+। तो यहाँ पर आपको कितने आयनों के नाम दिए, कितने धनायनों के नाम दिए, 5 के। अब आपको क्षारीय आयन भी बोल देना तो यही है भाई, ठीक है ना,
क्योंकि धनायन को हमने ऊपर क्या बोला था, क्षार विनिमय बोला था, तो अधिकांश तक यही है। लेकिन आपको पता है कुछ इसमें अम्लीय भी, जैसे H+ आयन है तो क्या पैदा करेगा, अम्लीय पैदा करेगा। तो आप तो इतना सा याद रखो, आपसे सीधा सीधा बोले कि धनायन कौन कौन से हैं, तो आपको इन 5 के नाम याद रखने। कौन कौन से, जैसे आपका Na+ हुआ, H+ हुआ। अब जैसे Na+ आयन है तो वो कैसा है, क्षारीय है, ठीक है। ये सारी कहानी आगे आएगी, बताएंगे आपको, इसके बारे में भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अमोनियम आयन हो गया NH4+, H+ आयन हो गया, H+ आयन को और क्या बोल सकते हैं, प्रोटॉन बोल सकते हैं, ठीक है। और आपका क्या हो गया, कैल्शियम 2+ आयन हो गया, मैग्नीशियम 2+ आयन हो गया। ये 5 तरीके के आपके क्या पाए जाते हैं, धनायन पाए जाते हैं। और भी हैं जिनकी चर्चा हम आने वाली क्लास में करेंगे, ठीक है। और इन सभी में जो प्रमुखता पाया जाता है वो कौन सा धनायन पाया जाता है भाई, कैल्शियम 2+ आयन पाया जाता है। तो दूसरा क्वेश्चन बन जाए कि मृदा में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा धनायन पाया जाता है, तो आप लिखोगे मृदा में सर्वाधिक मात्रा में कैल्शियम 2+ धनायन पाया जाता है। तो पहला क्वेश्चन क्या हुआ, मृदा में कौन कौन से धनायन पाए जाते हैं, कैल्शियम 2+, मैग्नीशियम 2+, H+, Na+, अमोनियम प्लस, ठीक है, अमोनियम NH4+। और आपसे दूसरा क्वेश्चन कि मिट्टी के अंदर कौन सा धनायन सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, तो कैल्शियम 2+। आगे क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन आपके बन चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखो, अत्यधिक अम्लीय मृदा में एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड वाला आपका धनायन AlOH का होल ट्वाइस पॉजिटिव धनायन की प्रधानता होती है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है भाई, पूछ लेगा आपसे कि अम्लीय मृदा में, अत्यधिक अम्लीय मृदा में कौन से धनायन की प्रधानता होती है। तो अगर आपकी अम्लता बहुत ज़्यादा होगी तो जो धनायन की प्रधानता होगी वो क्या होगी, एल्यूमिनियम OH का होल ट्वाइस, और ऊपर क्या लगेगा, प्लस लगेगा। वैसे एल्यूमिनियम के साथ आपको पता है 3 पॉजिटिव आते, 3 OH- आते, तो आपको पता है ये उदासीन हो जाता, लेकिन एक OH- की कमी है, इस वजह से कौन सा आवेश आ गया, धनावेश आ गया, ठीक है। समझ गए बात को। तो अगर बहुत ज्यादा अम्लीय होगी मिट्टी तो वहां पर कौन से आयन की प्रधानता होगी, AlOH का होल ट्वाइस पॉजिटिव, ठीक है। आगे की बात करते हैं, ठीक है। आगे क्या लिख रखा है, तथा इनका जो अनुपात है वो pH कम होने पर बढ़ता है। आपको पता है कि pH के मान कम होंगे, तो pH के मान कम होने पर क्या बढ़ती है भाई, अम्लता बढ़ती है। तो pH के मान कम होंगे तो मिट्टी और ज़्यादा अम्लीय होगी, मिट्टी और ज़्यादा अम्लीय होगी तो इस आयन की जो कंसंट्रेशन है वो क्या होगी, बढ़ेगी, ठीक है। समझ गए बात को। अब बात कर लेते हैं भाई, हमने अम्लीय की बात कर ली, तो क्षारीय मृदा में कौन से धनायनों की अधिकता है। तो देखो नीचे साफ साफ आपको लिख रखा है भाई, क्या लिख रखा है कि अगर मिट्टी क्षारीय है, तो क्षारीय मिट्टी में Na+ आयन की अधिकता होती है। तो भाई इस पहले पैराग्राफ से आपको कितने क्वेश्चन मिल गए, 4 क्वेश्चन मिल गए। कौन कौन से धनायन होते हैं ये मिल गया, सर्वाधिक मात्रा में कौन सा धनायन पाया जाता है, कैल्शियम 2+, ये हो गया। अगर मिट्टी अम्लीय है तो कौन से धनायन की प्रधानता होगी, AlOH का होल ट्वाइस पॉजिटिव। और अगर मिट्टी क्षारीय है तो कौन से आयन की प्रधानता होगी, Na+ की, ठीक है। 4 क्वेश्चन मिल गए पहले पैराग्राफ से। दूसरे पैराग्राफ पर आ जाओ, ठीक है भाई। यहां से भी आपको बराबर क्वेश्चन मिलेंगे, देखना भाई। प्राय मृदा में पाए जाने वाले ऋणायन, आपको पूछ ले मृदा में पाए जाने वाले किन्हीं 2 ऋणायनों का नाम दीजिए। इस तरीके से क्वेश्चन पूछ रखा है, धनायन का क्वेश्चन पूछ रखा है तो हो सकता है ऋणायन का क्वेश्चन पूछ ले, ठीक है ना। देखो भाई, तो कौन कौन सा हो गया, SO4। अब यहाँ पर ऊपर देखोगे आप तो 2 माइनस लिख रखे हैं इस तरीके से, माइनस। तो आप चाहो तो इस तरीके से लिख दो, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रहता है कि 2 है या 3 है, तो मैं तो कहता हूं कि डायरेक्ट शब्दों में लिखो SO4 2-। कौन सा आयन है, सल्फेट आयन है, ठीक है। और दूसरा क्या दे रखा है, क्लोराइड दे रखा है, Cl- हो गया आपका क्लोराइड। और कौन सा दे रखा है, नाइट्रेट आयन दे रखा है, NO3-। नाइट्रेट दे रखा है। और क्या दे रखा है आपको, देखो फॉस्फेट आयनों से भी 2 आयन बनाए हुए हैं, ठीक है। फॉस्फेट क्या होता है, फॉस्फोरिक अम्ल क्या होता है, H3PO4, ठीक है। और फॉस्फेट आयन क्या होता है, PO4 3-। तो वहीं से देखो आपको कितने आयन बना रखे हैं, आपको 2 बना रखे हैं। कौन कौन से, देखना भाई, बता दूं एक बार, देखो। एक तो बना रखा है H2PO4-, और एक क्या बना रखा है, एक हाइड्रोजन और चला गया HPO4, तो माइनस कितने आ जाएंगे, बढ़ जाएंगे, एक माइनस और बढ़ गया, 2-, ठीक है। तो कौन कौन से आपके पास, अच्छा एक ऋणायन और है आपका जो कार्बोनेट आयन से बना है, कार्बोनिक अम्ल से बना है, HCO3-। फॉर्मूला क्या होता है, H2CO3। कार्बोनिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है, H2CO3।
एक हाइड्रोजन चला गया आपका तो एक माइनस आपका आ गया, ठीक है, समझ गए बात को। तो कौन कौन से ऋणायन है भाई आपके, ध्यान देना। पहले नंबर पर आपका कौन सा आ गया, SO4 सल्फेट आ गया, क्लोराइड आ गया, नाइट्रेट आ गया आपका, ठीक है, और फॉस्फोरिक अम्ल से जो बने थे आपके H2PO4 HPO4 और आपका HCO3। इस तरीके के आपको क्या पाए जाते हैं, ऋणायन पाए जाते हैं। भाई नाम याद रखना है इनके, ठीक है, या आपके इनके जो प्रतीक हैं, जो सिंबल है, वो आपको याद रखने हैं। अब ये जितने भी आपको धनायन या ऋणायन मिल रहे हैं ना, तो यहाँ पर हम पहले ऋणायन की बात कर लेते हैं। जितने भी आपके ऋणायन है, ऐसा कि नहीं है कि सारे ही ऋणायन आपके प्रतिस्थापन प्रदर्शित करते हैं। देखो साफ साफ इसने लिख भी रखा है कि हालांकि इनमें से कुछ ऋणायन सदैव विनिमय आयनों के रूप में कार्य नहीं करते, यानी हमेशा वो जरूरी नहीं है कि वो आयनों के रूप में आपके विनिमयशील आयनों के रूप में आपके कार्य करें, लेकिन मृदा विलयन के अंदर उपस्थित रहते हैं। लेकिन मिट्टी के अंदर के जो विलयन है उसके अंदर सदैव उपस्थित रहेंगे, ठीक है। सल्फेट मृदाओं में SO4 की मात्रा बहुत अधिक होती है। सल्फेट मृदा है आपकी, सीधी सीधी बात समझ में आ रही है, तो वहां पर किसकी मात्रा ज्यादा होगी, SO4 की। अम्लीय मृदा में भी आप इसकी मात्रा याद रख सकते हो अगर आपको ऋणायन पूछा है। क्यों, क्योंकि ये किससे बना हुआ है भाई, सल्फ्यूरिक अम्ल से, H2SO4 से बना हुआ है। तो आप ये भी कह सकते हो अम्लीय मृदा में सबसे ज्यादा जो ऋणायन पाया जाएगा वो कौन सा पाया जाएगा, SO4 पाया जाएगा, ठीक है। आगे की बात, दो क्वेश्चन बन गए आपको यहाँ से लिए कि कौन कौन से ऋणायन हो सकते हैं, अम्लीय मृदा में कौन से ऋणायन की सर्वाधिक मात्रा होगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या बन सकता है आपको, देखो तीसरे पैरा में, काली मृदाओं में जलोढ़ तथा लेटराइट मृदाओं की अपेक्षा कुल विनिमय धनायनों की मात्रा अधिक होती है, ठीक है। तो आपकी जो काली मिट्टी है, काली मृदा है, उसके अंदर जो विनिमयशील धनायन है उनकी मात्रा ज्यादा होगी। उसमें भी किस आयन की अधिकता होगी भाई, कैल्शियम 2+ आयन की अधिकता। बाकी सभी से, चाहे आपको लेटराइट मृदा हो, जलोढ़ मृदा हो, उनसे इस आयन की मात्रा कैसी होगी, अधिक होगी, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे की बात करते हैं। अब हमने काली मिट्टी की बात कर ली, आगे क्या लिख रखा है कि क्ले में बालू तथा बलुई मृदा की अपेक्षा कुल विनिमय धनायनों की मात्रा अधिक होती है, ठीक है। तो आपको अब दो चीज याद रखनी है, एक तो काली मिट्टी में कुल विनिमय धनायनों की मात्रा अधिक है, दूसरा क्ले के अंदर कुल विनिमय धनायनों की मात्रा अधिक है। पूछ ले आपसे, क्ले हो गया, बालू हो गया, बलुई मृदा हो गया, इन तीनों में से किसमें विनिमयशील आयनों की मात्रा अधिक होगी, तो आपका आंसर क्या होगा, क्ले। और आपसे पूछ ले आपके पास काली मृदा है, जलोढ़ मृदा है, लेटराइट मृदा है, इन तीनों में विनिमयशील आयनों की मात्रा ज्यादा किसमें होगी, तो आपका आंसर होगा काली मृदा, ठीक है। समझ गए बात को, आगे चलते हैं भाई। अब जो विनिमयशील जो आपके धनायन हैं उनकी मात्रा क्ले की मात्रा और क्ले के प्रकार पर निर्भर करती है। तो यहां से ये देखो छोटा सा आपको एक नंबर का क्वेश्चन और बन गया कि जो विनिमयशील धनायन है वो किस पर निर्भर करते हैं, तो आप कहोगे विनिमयशील की धनायन की जो मात्रा है वो क्ले के प्रकार और क्ले की मात्रा पर निर्भर करते हैं, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन बने, इस वजह से मैंने आपको बोला है कि 2021 में लिख के ले लो, यहां से आपको क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, 100% मिलेगा, ठीक है। आगे की बात करते हैं ऋणायन विनिमय। अब भाई देखो धनायन विनिमय की कहानी खत्म हो गई। जिस तरीके से धनायन का धनायन ने प्रतिस्थापन किया था उस तरीके से आपका धनायन विनिमय हुआ था। यहाँ कहानी किसकी है, ऋणायन का विनिमय। तो वही एक ऋणायन दूसरे ऋणायन को क्या करेगा, प्रतिस्थापित करेगा। किस तरीके से करेगा, क्या पूरा प्रोसेस है, समझते हैं भाई, ठीक है। एक एक लाइन को पढ़ते हुए चलेंगे, समझना। पहला पॉइंट देखना भाई, पहला पॉइंट ही यहाँ से क्लियर कर रखा है कि ऋणायन विनिमय को क्या कहते हैं, अम्ल विनिमय। जैसे हम धनायन विनिमय को क्षार विनिमय कह रहे थे, उसी तरीके से ऋणायन विनिमय को क्या कहेंगे, हम अम्ल विनिमय कहेंगे, ठीक है। अब देखना, समझना इस डेफिनेशन को। पहले फॉस्फेट आयन के जिस अंश ने आयरन एवं एल्यूमिनियम के यौगिकों एवं सिलिकेट मृदा के साथ जो रिएक्शन की है उसके स्थान पर अन्य OH आयन आ जाते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, ऋणायन विनिमय कहते हैं। सीधी सीधी बात घुमा फिरा के कहिए, राइट एंगल में अपन लेके आते हैं। क्या बोल रहा है भाई, सीधा सीधा बोल रहा है कि जो फॉस्फेट आयन है, PO4 आयन है, उसके स्थान पर OH- समूहों का या OH- आयनों का आ जाना ऋणायन प्रतिस्थापन कहलाता है। सीधी सीधी बात। अब हमें ये क्या बोल रहा है कि जो ये फॉस्फेट आयन है ये किससे अभिक्रिया कर रहा है, ये आयरन से अभिक्रिया कर रहा है, ये एल्यूमिनियम से अभिक्रिया कर रहा है, सिलिकेट क्ले से जो अभिक्रिया कर रहा है उसके स्थान पर OH- आयनों का आ जाना क्या कहलाता है, ऋणायन विनिमय कहलाता है, ठीक है। तो ऋणायन विनिमय को क्या कहते हैं, अम्ल विनिमय भी कहते हैं। दूसरी बात आप क्या लिखोगे कि जो फॉस्फेट आयन है उसके स्थान पर OH- आयनों का आ जाना ऋणायन विनिमय कहलाता है, ठीक है। यानी यहां पर आपको पता है फॉस्फेट भी कैसा है, ऋणावेशित। फॉस्फेट भी कैसा है भाई, माइनस आ रहा है ना, PO4 3-,
तो फॉस्फेट भी कैसा है, ऋणावेशित, और OH माइनस भी कैसा है, ऋणावेशित। तो देख लो ऋणायन का ऋणायन के कारण प्रतिस्थापन क्या कहलाता है, ऋणायन विनिमय। अब आपको पता है यहाँ कितने माइनस है भाई, 3 माइनस है, तो 3 माइनस को हटाने के लिए OH माइनस भी कितने आएंगे, 3 आएंगे। यानी अगर एक फॉस्फेट समूह को हटाना है, एक फॉस्फेट समूह को हटाना है, तो 3 OH माइनस आयनों का क्या करवाना पड़ेगा, प्रतिस्थापन करवाना पड़ेगा। समझ गए बात को, ठीक है। ऐसे प्रतिस्थापन को ऋणायन प्रतिस्थापन कहते हैं, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, ऋणायन विनिमय की क्रियाविधि को निम्न प्रकार व्यक्त कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, देखो भाई ऋणायन विनिमय की क्रियाविधि को किस तरीके से बता रहा है। तो इसने नीचे कुछ ये 2 रिएक्शन दे रखे हैं, ठीक है, समझते हैं इस रिएक्शनों को। यहाँ OH माइनस दे रखा है भैया आपको, ठीक है। देखो एक तो ROH दे रखा है, इसी में बता दूं क्या, चलो इसी में बता देता हूँ, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। अब दिख रहा है साफ, दिख रहा है ना साफ, देखना भाई रिएक्शन को देखना। तो आपको पता होगा कि जब 11वीं क्लास में आपने पढ़ा है तो ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर भी पाए जाते हैं, ठीक है। पढ़ाई हमने ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर उपस्थित होते हैं। तो यहाँ से क्या होगा, ये H+ आयन जाएगा और इस लोन पेयर के ऊपर चिपक जाएगा, ठीक है। ये H+ आयन गया यहाँ से, तो यहाँ क्या रह जाएगा भाई, यहाँ क्या रह जाएगा, HSO4 माइनस रह जाएगा, ठीक है। HSO4 क्या रह जाएगा, माइनस। भाई पहले तो ये किस तरीके से थे, ऐसे मैं आपको बता देता हूँ। पहले तो ये HSO4 माइनस और ये HA को लगा दिया, हालांकि इस तरीके से होता नहीं है, मैं बस समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ। ये था H2SO4। अब ये जब यहाँ से गया है तो ये बंद के इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गए, और ये हाइड्रोजन किस रूप में, बंद के इलेक्ट्रॉन इसके पास है नहीं, तो ये हाइड्रोजन किस रूप में जाएगा भाई, H+ के रूप में जाएगा। और यहाँ पर बंद के इलेक्ट्रॉन इधर आ गए तो इधर कौन सा आवेश आ जाएगा, माइनस आवेश आ जाएगा। यानी जब H2SO4 से एक H+ आयन जाएगा तो हमारे पास बचेगा क्या, HSO4 माइनस हमारे पास बचेगा। तो वही कहानी इस रिएक्शन में दे रखी है। देखो एक H यहाँ से गया तो जो यहाँ बचेगा वो क्या बचेगा आपका, HSO4 माइनस बचेगा। भाई मिसप्रिंट है, यहाँ सही कर लेना। यहाँ जो बचेगा आपका वो क्या बचेगा, यहाँ बचेगा आपका HSO4 माइनस, ठीक है। क्या बचेगा, HSO4 माइनस बचेगा। समझ गए बात को, कहानी को समझ गए भाई, लिख लेना इसको। मिसप्रिंट है ये, बुक में थोड़ी बहुत मिसप्रिंटिंग आ जाती है भाई, अभी नए एडिशन है, अभी आगे जाके और क्या होंगे, ये और होंगे भाई रिवाइज, तब जाके इनके सही एडिशन आएंगे। तो यहाँ आप HSO4 माइनस लिख लेना, ठीक है। अब यहाँ से आपका एक H+ आया तो इसका लोन पेयर चला गया। मैंने बताया था ना अभी आपको, इसके कितने लोन पेयर होते हैं, ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होते हैं। एक H+ आपका आके इस लोन पेयर से चिपक गया, तो उस बंध को बनाने में ऑक्सीजन का एक लोन पेयर चला गया, एक एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म चला गया, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई, कमी। इसके वजह से इसके ऊपर क्या आएगा भाई, धनावेश आएगा। अब थोड़ी सी केमिस्ट्री आ रही है यहाँ पर, ठीक है। अभी तो सारा कुछ मृदा खनिज चट्टान है वहीं चल रहा था, जहाँ थोड़ी बहुत केमिस्ट्री आएगी वहाँ आपको बहुत ध्यान देके समझना है, ठीक है। उसको स्किप नहीं करना कि सर अब तो बस थ्योरी हमको पढ़नी है, अरे ये रिएक्शन आगे सर छोड़ देंगे, नहीं लिखेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है। अरे थोड़ी सी तो इसमें केमिस्ट्री है, ठीक है भाई। कृषि जो रसायन है आपका उसमें कहीं कहीं केमिकल रिएक्शन आती है, इतनी ज्यादा केमिकल रिएक्शन तो है नहीं, तो वो हमको छोड़नी नहीं है भाई, उनको समझना है, ठीक है। समझने में कोई कमी नहीं करनी, समझोगे तभी तो सीखोगे भाई आगे जाके, ठीक है। तो यहाँ से बॉन्ड बनाने में इसका लोन पेयर चला गया, तो ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन की कमी हुई, इस वजह से इस पर क्या आ जाएगा, धनावेश आ जाएगा, ठीक है। समझ गए, तो कहानी समझ गए। जब रिएक्शन हुई तो क्या बनेगा, ROH2+, साथ में क्या बनेगा, HSO4 माइनस, ठीक है। तो यहाँ से देखो आपको एक ऋणायन मिल गया, एक ऋणायन मिल गया, तो ये आगे जाके क्या करेगा, ऋणायन विनिमय करेगा। अब इसी तरीके से दूसरी रिएक्शन भी देख लेते हैं। दूसरी रिएक्शन देखो, आपने एमीन ले रखा है, RNH2 ले रखा है, एमीन ले रखा है भैया आपने, ठीक है। और इसकी रिएक्शन किससे करवा रहे हो, HCl से करवा रहे हो। अब आप सबको पता है HCl में एक तो कौन सा आयन होगा, H+ आयन होगा, एक कौन सा होगा, Cl- आयन होगा। और जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर होते हैं, उसी तरीके से नाइट्रोजन के ऊपर कितना लोन पेयर होता है, 1 लोन पेयर होता है। अब ये हाइड्रोजन कहाँ जाके चिपकता है भाई, लोन पेयर से जाके चिपकता है। तो देखो अभी तो यहाँ पर कितने हाइड्रोजन थे, 2 थे, और यहाँ देख लो कितने हाइड्रोजन हो गए, 3 हाइड्रोजन हो गए। और जब ये इससे लोन पेयर से जाके चिपकेगा तो नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉनों की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, क्योंकि इसके लोन पेयर बंद बनाने में चले गए। तो जब नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन की कमी हुई तो नाइट्रोजन के ऊपर कौन सा आवेश आ जाएगा, धनावेश आ जाएगा, ठीक है। समझ गए, तो प्रोडक्ट आपका क्या बना, RNH3+। अब यहाँ पर शेष क्या बचा, H+ आयन तो उधर भाग गया, यहाँ पर केवल और केवल क्या बचा, Cl- आयन बचा, क्लोराइड बचा। तो यहाँ जो प्रोडक्ट मिलेगा वो आपको क्या मिलेगा भाई, प्रोडक्ट RNH3+ और क्या मिला, Cl-। तो देखो एक ऋणायन आपको ये मिला और एक ऋणायन आपको ये मिला, ठीक है। और ये दोनों ऋणायन क्या करेंगे भाई, ऋणायन विनिमय करेंगे, और इस तरीके से आपकी
ऋणायन विनिमय की क्रियाविधि संपन्न होगी। ठीक है, नीचे के पैराग्राफ में देख लो, यही बात कह रखी है इन्होंने। इस स्थिति में ऋणायन मृदा विलयन में अन्य ऋणायनों के बदले में विनिमय करेगा। अब यहां से जो ऋणायन निकले हैं वो अन्य ऋणायनों के साथ क्या करेंगे भाई, परिवर्तनशील विनिमय प्रदर्शित करेंगे। इस प्रकार मृदा में ऋणायन विनिमय की घटना होती है। एक वर्ड मिसप्रिंट है, उसको लिख लेना। इस प्रकार मृदा में ऋणायन विनिमय की घटना होती है। ऋणायन विनिमय मुख्य रूप से पीएच डिपेंडेंट होता है, पीएच पर निर्भर होता है भाई, सीधी बात है। ऋणायन विनिमय को क्या कह रहे हैं, अम्ल विनिमय कह रहे हैं। और मिट्टी में अम्लता कब आएगी, जब पीएच के मान कम हो। जब पीएच के मान कम होंगे तब मिट्टी में अम्लता आएगी, और उस कंडीशन में ऋणायन विनिमय आपका अधिक शीघ्रता से संपन्न होगा। तो हम कह सकते हैं कि जो ऋणायन विनिमय है वो किस पर निर्भर करता है, पीएच पर निर्भर करता है। यानी पीएच परतंत्र के रूप में कार्य करता है। परतंत्र मतलब इसके ऊपर अधीन है, इसके ऊपर निर्भर है। ठीक है, ऋणायन विनिमय के विपरीत ऋणायनों को रखने की क्षमता अम्ल के साथ साथ बढ़ती है। यानी अम्लता बढ़ेगी तो ऋणायनों को धारण करने की क्षमता भी बढ़ेगी, और क्षारीयता बढ़ेगी तो धनायन, जो क्षारीय धनायन है उनको अवशोषित करने की क्षमता बढ़ेगी। ठीक है, आगे क्या लिख रखा है, आगे की लाइन से क्वेश्चन बन सकता है भाई। ठीक है, देखना, उदासीन मृदा के निश्चित आयन जैसे क्लोराइड और नाइट्रेट का अधिशोषण बहुत कम या नहीं होता है। ठीक है, आपके जो उदासीन मृदा के जो आयन हैं, जैसे आपके Cl- और NO3-, तो उनका जो अधिशोषण है वो बहुत कम होता है या ना के बराबर होता है। जबकि जो PO4 3- है और जो आपका आर्सेनेट आयन है, ये तो कौन सा है, फॉस्फेट, और ये कौन सा है, आर्सेनेट। ठीक है, मैं हिंदी में लिख देता हूँ, चलो आपको, वैसे आप इसके सिंबल याद रखो तो भी बढ़िया है, और नाम भी आपको याद रखने, फॉस्फेट, और ये क्या है, ये है आर्सेनेट। थोड़ा सा गलत लिखा है इन्होंने, आर्सेनेट। ठीक है, रहा है ऊपर आर्सेनेट। ये ऐसे एस कैपिटल नहीं आता भाई, एस तो छोटा आएगा। ठीक है, आर्सेनिक में एस छोटा आएगा, ओ बड़ा, और नीचे 4 और ऊपर 3-, ये होता है आपका आर्सेनेट। ठीक है, तो क्या लिखा हमने कि Cl- और NO3- का तो प्रतिस्थापन नहीं होता, लेकिन आपका फॉस्फेट है और आपका आर्सेनेट है, इनका अधिशोषण कम या अधिक पीएच दोनों वाली मृदाओं में होता है। चाहे पीएच के मान कम हो, चाहे पीएच के मान ज्यादा हो, आर्सेनेट हुआ और फॉस्फेट हुआ, इनका अधिशोषण होगा। ठीक है, समझ गए बात को। और किसका अधिशोषण नहीं होगा, Cl- और NO3- का। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने क्रियाविधि पढ़ ली कि धनायन का जो आपका अधिशोषण होता है, जो धनायन विनिमय की क्रियाविधि है वो किस तरीके से होती है, और आज की क्लास में हमने ये भी पढ़ा कि ऋणायन विनिमय किस तरीके से होता है। ठीक है, तो धनायन विनिमय की कहानी और ऋणायन विनिमय की कहानी पूरी हो गई। ठीक है, आगे की क्लास में हम जो भाई आपका अगला टॉपिक है मृदा की धनायन विनिमय क्षमता, इसके बारे में चर्चा करेंगे, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही काफी। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए और खुश रहिए। और देखो, एक बात और, रुक जाओ। ठीक है, जो भी क्वेश्चन आपको आए हुए होंगे ना, उनकी स्लाइड में आपको ऊपर चला दूंगा भाई। ठीक है, जो भी आपके जैसे जो भी टॉपिक आ रहा है और वहां से प्रीवियस एग्जाम में क्वेश्चन बना है, तो मैं आपको ऊपर उसकी स्लाइड चला दूंगा, जिससे आपको पता चल जाएगा भाई इस टॉपिक से आपको ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। क्वेश्चन आपको एक बिल्कुल जेन्युइन क्वेश्चन मिलेगा जो आपको आया हुआ है, तो आपको कोई दिक्कत करने वाली बात नहीं है। थोड़ा सा विश्वास करो हमारे ऊपर और थोड़ी सी अपनी मेहनत के ऊपर विश्वास करो, निश्चित हमको सफलता मिलेगी। ठीक है भाई, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद।